नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा का दौरा किया है। इस दौरान शहर के रिश्ती में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर के नामकरण और 223 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा और प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा कि कोरबा जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 145 करोड़ रुपए के सड़क से संबंधित कार्य भी शामिल हैं और इससे जिले में आवागमन बेहतर होगा और साथ ही कारोबार वासियों को भी इसका समुचित लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कन्वेंशन सेंटर को वातानुकूलित बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा है और इसमें अनेक बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री साय ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कन्वेंशन सेंटर की प्रशंसा भी की। आज जानकारी मिली है, एक दुखद घटना घटी है। अहमदाबाद से लंदन एक विमान जा रहा था और टेकअप के समय ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। और आज यहाँ पर 223 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण भी किए हैं जो 17 करोड़ से बना है और इसका नामकरण भी पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से किए हैं और उनका मूर्ति का अनावरण भी किए हैं। हम पूरे कोरबा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। ऊर्जाधानी कोरबा की इस पावन भूमि में पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण समारोह, इस कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण और 223 करोड़ के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके यहाँ के माटी पुत्र, कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, ज्योतिनंद दुबे जी, हितानंद अग्रवाल जी, योगेश लांबा जी, अशोक चावलानी जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज 223 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और साथ ही पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं।
कन्वेंशन हॉल का भी लोकार्पण किए हैं। मैं इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये 223 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें 10 विभाग के काम हैं और 16 कामों का लोकार्पण हुआ है। 24 करोड़ 10 लाख रुपए का और 50 कामों का भूमि पूजन किए हैं। 199 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इसमें 145 करोड़ सिर्फ कोरबा जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए रोड निर्माण के लिए है। कन्वेंशन हॉल का नामकरण किस कार्यक्रम में नामकरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर में 15वें वित्त आयोग मद से हमर क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से किया गया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 15 महीने बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिला। लगभग 200 ठेकेदारों पर 30 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि अभी बकाया है, जिसमें वे गंभीर आर्थिक संकट में है। राज्य सरकार ने 90 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना के तहत 150 से भी अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही 365 हमर क्लिनिक बनाने की मंजूरी दी थी। निर्माण का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों ने कर्ज लेकर सामग्री खरीदी है, साथ ही श्रमिकों को भुगतान करके बारिश में निर्माण कार्य पूरा कराया, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें 1000 से भी अधिक परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। वहीं अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने 10 से 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी अब तक राशि जारी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलासपुर डिवीजन में जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य हो रहा है, वो लगभग सभी कार्य बंद हैं, उनके भुगतान नहीं होने के कारण में। और आज के गूगल मीटिंग में ये आश्वस्त किया गया है कि अगले 10 दिन में शायद भुगतान होगा। तो भुगतान होने के पश्चात सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। भुगतान के अभाव में सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने काम बंद कर रखा है पूरी जगह का। ये पिछले करीब 6-8 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है, और जैसे ही मिशन फंड इसको सॉल्व होगा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। लगभग कितने काम अब तक अभी तक हमारे पास 121 काम हमारे बिलासपुर डिवीजन में है, जिसमें से हमने 62 काम कंप्लीट कर दिया है। और सभी स्तर पे काम रुके हुए हैं, जैसे फाउंडेशन लेवल में 14 कार्य रुके हैं, बिल्ड लेवल पे 3 कार्य रुके हैं, लिंटर लेवल पे 1 कार्य रुका है, स्लेब लेवल ग्राउंड फ्लोर में 8 कार्य रुका हुआ है, लिंटर लेवल फर्स्ट फ्लोर में 5 कार्य रुका हुआ है, स्लेब लेवल फर्स्ट फ्लोर में 3 कार्य रुका है, और फिनिशिंग में लास्ट फिनिशिंग जो होता है उसमें 24 कार्य रुके हैं। वो भी रोक दिया गया है कि हमको पेमेंट हो तो हम करेंगे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। सक्ती जिले के खमरिया गांव में बनाफर डोलोमाइट माइन संचालक की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि अब उसे न शासन का डर है न ही अधिकारियों का। नियम कानून को दरकिनार कर एक बार फिर से अवैध उत्खनन करना शुरू कर दिया है। साथ ही खमरिया के बनाफर डोलोमाइट माइंस को डोलोमाइट पत्थर उत्खनन के लिए लगभग 10 एकड़ में परमिशन दिया गया था, मगर वर्तमान में बनफर ने 15 से 20 एकड़ जमीन में खुदाई कर दी। इसी मनमानी के चलते बनाफर माइंस को कुछ महीने पहले 72 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया था, परंतु माइंस संचालक की मनमानी ऐसी है, ना तो उसमें जुर्माना दिया गया उनको, बल्कि फिर से अवैध उत्खनन करना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में जिला खनिज अधिकारी के बंजारे का कहना है कि शिकायत मिली है कि जल्द ही जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। डोलोमाइट माइन संचालक की मनमानी सामने आई, जहां पर 15 से 20 एकड़ जमीन में खुदाई की गई है। जिला खनिज अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल मामले की जांच भी लगातार जारी है, जहां पर जिला खनिज अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी
और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सहकारिता डोलोमाइट माइंस खदान मालिक लगातार 15 से 20 एकड़ जमीन की खुदाई की गई है और ये पूरा मामला सख्ती से है और मामले की जांच भी लगातार की जा रही है। दरअसल संचालक मनमानी तरीके से जिले के खमरिया ग्राम में है। यहाँ बनाफर डोलोमाइट माइंस है। हम लोग पीछे देखे हैं कि ये डोलोमाइट माइंस 10 एकड़ के आसपास का है। इनको परमिशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आने पता चल रहा है कि पीछे ये 20 एकड़ से भी ज्यादा इस खदान को खोद चुके हैं और उसके बाद भी और देखेंगे पीछे में खोदते जा रहे हैं। इसका उत्खनन अभी जारी है। न जाने अधिकारियों का नजर इस पर कैसे नहीं पड़ रही है, या तो डोलोमाइट माफिया इतना गुप्त रूप से रात को माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, या अधिकारियों से साठगांठ करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये समझ के परे है। खमरिया में मनीष बनाफर का डोलोमाइट खदान स्वीकृत है, जिसमें पूर्व में इस विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था जनप्रतिनिधि के माध्यम से। उसके तहत अवैध रूप से उत्खनन का, जिसमें लीज क्षेत्र से बाहर का खुदाई किया गया था, जिसके तहत पेनाल्टी लगाया गया था और उसमें लगभग वही 15 से 17 लाख करीब जमा हुआ है। बाकी उसकी पेनाल्टी विशेष है, कार्रवाई प्रचलन में है। इस संबंध में जानकारी अवैध ऐसा शिकायत प्राप्त हो रही थी, इसके संबंध में हम संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए करेंगे जरूर। फादर्स डे एक ऐसा दिन है जब हम अपने पिताओं के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पिता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार 15 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। है जब हम अपने पिताओं के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पिता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार 15 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा। बच्चे को जन्म भले ही माँ देती हो, लेकिन इस दुनिया और समाज में वो सुरक्षित रह सके, ये बच्चे का पिता सुनिश्चित करता है। बच्चे के लिए माँ जितनी अहम है, उतनी जरूरी भूमिका पिता की भी है। माँ अपने बच्चे को खुलकर दुलार करती है। अधिकतर मामलों में पिता माँ जैसा दुलार बच्चे से नहीं दिखा पाते, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश, सपने, शौक और उज्जवल भविष्य के लिए हर जरूरी कदम उठाकर स्नेह जताते हैं। पिता की शक्ति में उनकी फिक्र, प्यार छुपा होता है। बच्चे अपनी माँ से खुलकर भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन पिता के सामने शांत रहते हैं। हालांकि पिता के त्याग और फिक्र और उनके योगदान को हर बच्चे को समझना चाहिए। इसके लिए हर साल एक खास दिन है जब आप अपने पापा को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। जून के महीने में पिता के लिए समर्पित इस खास दिन को फादर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। पिता के जीवन के महत्व पर आज हर खबर की टीम ने फादर्स और बच्चों से बात की है, जहां उन्होंने जीवन में पिता के योगदान पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के लिए ही सारा जीवन अपना व्यतीत करता है। बच्चों के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई दुख तकलीफ हो, वो एक शक्ति बन करके उनका साथ देता है। चाहे वो बच्चा गलती भी करता है तो उसे सुधारने के लिए उसमें पूरी अपनी शक्ति ताकत लगा देता है। बच्चों के लिए पिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन पिता जब अपने बच्चों के साथ होता है तो वो एक उनके लिए एक शक्ति बन जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उनको प्रेरणा देता है, उनके जीवन जीने के लिए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, उनके साधन बनाने के लिए वो पूरी तन्मयता के साथ जुड़ा रहता है। नई पीढ़ी को क्या नई पीढ़ी को क्या और नई पीढ़ी के लिए तो ये है कि वो अपने पिता को, बल्कि पिता माता पिता दोनों के लिए अपना जीवन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा समर्पित कर दिया है, वो उनका सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, उनके बुढ़ापे में उनके साथ दे। ये संस्कारों के साथ आते हैं और हर माता पिता अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि बड़े होकर के वो बच्चे कहीं भटक जाते हैं,
लेकिन इस भटकाव से बचने का एक सबसे साधारण तरीका है अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। बच्चों के जीवन में पिता का जो स्थान है वो एक अद्भुत व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों की जिंदगी में कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी दुख दर्द हो, वो हर समय अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा हमेशा ही एक ताकत बन करके उनके सामने आता है। आज विश्व पिता दिवस है, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब की मान्यता है, हम सब देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन धरती पे हम उनको देख नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि भारतवर्ष में के जो लोग हैं वो अपने माता और पिता में भगवान को देखते हैं। तो माता और पिता भगवान रूपी हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी देश के लोग अच्छे से पढ़े, खुशहाल बने, स्वस्थ रहें, समृद्धशील बन रहे। और आज की जो जनरेशन है तेजी से परिवर्तित हो रही है। आजकल हम सेल्फिश होते जा रहे हैं और इस परिवेश में हम सब अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। मेरा अभी सभी युवाओं से आग्रह है कि आज के परिदृश्य में जैसे हम अपने घर में एक वृक्ष लगाते हैं और उसकी परवरिश कर बड़ा करते हैं, इसी तरह माँ बाप हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। जब वो वृद्ध हों तो उनकी भी हम अच्छे से परवरिश करें, उनकी सेवा करें। यही आप सबसे कामना। पुनः आप सबको विश्व पिता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिता वो चीज है जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से नरम, पिता वो चीज है। और अभी के समाज के परिदृश्य में अगर देखा जाए, परिस्थिति अभी जैसी बनती है, बहुत सारे परिवारों में पिता और बाकी परिवार में दूरियां बहुत बढ़ती भी जा रही हैं। और बहुत सारे परिवार ऐसे शिक्षित परिवार हैं जो अपने पिता के साथ समन्वय बनाकर बातचीत कर कर बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व। सबसे बड़ा विषय है कि आज का परिदृश्य, आज का युवा अपने पिता के साथ संवाद नहीं करना चाहता। संवाद एक बहुत बड़ा विषय है और संवाद करने से ही हर एक चीज का हल निकलता है। मैं भी मेरे भी पिता हैं, मेरी भी माँ है और आज हम एक परिवार की तरह हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो मैं इस परिस्थितियों से भी बहुत सारी चीजों से गुजरता हूं, लेकिन हमारे साथ ये कि हम एक संवाद करके इस विषय का हल निकालते हैं। पिता पिता होता है और जिनके ऊपर पिता का छत्र छाया है वो मतलब साक्षात भगवान का दर्शन है उनके साथ। मेरी भी संतान है, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। एक पिता के नाते मेरा दायित्व, अगर जैसे मैंने अपने पिताजी से सीखा है, मेरे पिताजी बहुत कठोर व्यक्ति, और आज हम लोग उस समय जब बच्चे थे तो हम लोग सबको लगता था कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते या हमारे लिए कुछ गलत सोचते हैं। लेकिन आज की परिदृश्य में, आज हम इस उम्र में आने के बाद हमको लगता है कि शायद उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया वो हमारे भविष्य के लिए और आज हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ऐसे ही हमारे भी बच्चे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाले भविष्य में उसी तरह जिस तरीके से हम लोग का परवरिश हुआ है वैसे आज हम अपने बच्चों का भी परवरिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जिस तरीके से हम अपने माँ पिताजी को साथ में रख के और हर एक चीजों का फैसला। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है सदियों से, आज भी कमोबेश वैसी ही है। दरअसल हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण अवश्य हैं जिसमें एक पीढ़ियों के अंतर वाली स्थिति बनती हुई नजर आती है, लेकिन अगर उसको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था क्षीण होती जा रही है, ये व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। पिता का महत्व परिवार में, समाज में, घर में विशेष रूप से बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये संस्था हमेशा बनी रहेगी। भारतीय संस्कृति में पिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और खास करके आप सनातन परंपरा और इसमें देखेंगे तो
विशेष करके हमारा एक पितृ पक्ष में एक त्योहार ही आता है 15 दिन का, कि हम लोग पितृ जो पितर हमारे नहीं है उनको भी हम श्रद्धांजलि और तर्पण देते हैं। तो पिता को प्रमुख रूप से स्थान माना गया, उन्हें देवतुल्य और परिवार का मुखिया माना जाता है और पूरे परिवार को एक बरगद की भांति पिता जो है समेट कर रखता है। तो भारतीय संस्कृति में पिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, इसमें हमारे शिक्षा पर हमको प्रयास करना पड़ेगा। आप कुछ साल पहले की यदि शिक्षा में आप जाएंगे, जैसे जैसे हम अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की जो संकल्पना हो या मान सम्मान, एक दूसरे को पिता या माता को जो मान सम्मान देने की, ये दिनों दिन घटती जा रही, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में शोध करने की आवश्यकता है। आज से आप 20, 25, 30 वर्ष पूर्व ही चले जाए, जब हम शासकीय स्कूल में पैदल जाके पढ़ते थे, उस समय पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति जो लोगों में आदर भाव होता था, जैसे जैसे हम मॉडर्न शिक्षा अपना रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा अपनाने जा रहे हैं, ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मेरा अनुमान यह है कि हमारे शिक्षा पद्धति को, जैसे प्राचीन में गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, इस तरह की शिक्षा पद्धति भारत में लागू करने की आवश्यकता है। बिल्कुल होना चाहिए। वैदिक शिक्षा आज केवल भारत ही नहीं, आने वाले समय में पूरे विश्व में वैदिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जो है हम साक्षर हो रहे हैं भाई, एक डिग्री मिल रहा है, पढ़ लिख जा रहे हैं, हमको डिग्री मिल जाता है, लेकिन हम अर्थ करी साक्षरता का जो रूप है, शिक्षा का जो सही उपयोग है, शिक्षा वो है जो हमारे शरीर से झलकता है, न कि कागज के किसी पन्ने से। वो अपने बच्चों के लिए एक पिता नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, जो वो बचपन से जब बच्चे छोटे होते तब से पिता उनका जिम्मेदारी निर्वहन करता है, जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए सोचता है, जीवन पर्यंत उनके विकास के लिए उनके पथ प्रदर्शक बनकर वो काम करता है। वो एक सूरज की तरह है जो खुद तो जलता है लेकिन अपने बच्चों को पूरा प्रकाश, उनको कोई आँच नहीं आने देता, दिन रात कड़ी मेहनत करता है। ये पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए इतना कर सकता है, बाकी कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता है। ऐसी बात आ जाती है जो पुत्र पिता के साथ उतना गहरे नहीं जुड़ पाता जितना माता के साथ पिता, चूंकि पिता जो है अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, वो सुबह से काम में निकल जाते हैं, उनका पूरा समय जो है अपने बच्चों की चिंता करने में निकल जाता है, अपने बच्चों की नीड पूरी करने में निकलता है। घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी होती है कि वो पर्याप्त जो समय उनको देना होता है बच्चों को, वो नहीं दे पाते। माँ चूंकि घर में रहती है, माँ पूरा समय बच्चों को देती है, माँ उनकी बातें भी सुनती है, तो इसलिए उनका जुड़ाव बचपन से माँ के साथ होता है। और पिता कहीं न कहीं, जो पिता है वो भले अंदर से नरम होते हैं पिता, लेकिन बाहर से उनका रूप थोड़ा कठोर दिखाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए कठोर होते हैं वो, ताकि बच्चा भटके मत। तो इस वजह से क्या होता है, एक डिस्टेंस बन जाता है बच्चों और पिता को। बच्चे जो है पिता को नहीं समझ पाते हैं, माँ को समझ पाते हैं, इससे हर बात माँ के थ्रू ही पिता को बोलते हैं। दूरी का कारण कोई नहीं है, दूरी का कारण सिर्फ यही है कि जो जिम्मेदारियां हैं पिता की, उस जिम्मेदारियों के चलते वो जो समय उनको देना चाहिए वो समय वो नहीं दे पाते। वो एक कारण, बहुत बड़ा फैक्ट कारण है। वो पिता ही है जो मारते भी हैं, डांटते भी हैं और लाड भी करते हैं, वो एक पिता ही कर सकता है। और वही उन्हीं के लाड प्यार में ही एक अपनापन छुपा, एक प्यार छुपा हुआ है। पापा तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो पापा ये बोलते हैं कि आप हमेशा मतलब पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए पापा बोलते हैं। और किस विषय पे बात होती है पापा से? किस विषय पे बात कर पाती है पापा से? मतलब कोई रोल है पापा का जीवन में? हाँ, पिताजी का क्या रोल है, क्या महत्व है जीवन में? पापा जी का तो रोल बहुत है, बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा रोल है पापा जी का। तो क्या सीखती हैं आप उनसे? हमेशा अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए और हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात अच्छी लगती है पापा जी? पापा जी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा करते हैं और कैसे कठिनाइयों का सामना करना है उसको सिखाते हैं। नहीं, पिताजी के साथ अच्छा क्या लगता है? खाली घूमना या उनके साथ बैठना? बात करते हो? किस विषय पे बात होती है? आगे के लिए, अभी के लिए, प्रेजेंट। रोज बैठते हो? रोज रात के टाइम निकाल के कभी कभी। साथ में खाना खाते हो कभी? साथ में रोज रात को खाना खाते हो साथ में? कोई खास बात किसी और विषय पे?
ऐसी कोई खास नहीं है। अपने कोर्स के विषय में, स्कूल के विषय में क्या बात पिताजी की पसंद नहीं आती, काम आती है सीख। उनकी सीख तो पुराने पद्धति, पुराने जमाने की होगी, लेकिन कभी कभी वो चीज सही होती। कभी कोई चीज अच्छी लगी उनकी, कभी किसी पर अमल किया। ये साइड की मतभेद ज्यादा होते होंगे। पिता के योगदान, उनके परिश्रम, समर्पण को सम्मानित करने के लिए यह दिन खास महत्व रखता है। फादर से अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करने और जीवन में किए गए त्याग और समर्पण की सराहना करने का मौका देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।